नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो और सभी को राम राम दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके जो लैब असिस्टेंट का पेपर जो कि 28 जून को हुआ था। उसका जो सेकंड पेपर था, साइंस पेपर था, उसके आंसर की के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पेपर जो आपका था वो जीके का था, उसके आंसर्स की हमने रिलीज कर दिए और साथ साथ ही आपकी जो सेकंड पेपर है उसकी भी हम आंसर की रिलीज कर रहे हैं, जो कि आपका सेकंड पेपर था जो कि 28 जून को हुआ था। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो 99% जो आंसर्स है वो एक्यूरेट है हमारे इसमें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर सेकेंड जो साइंस का है उसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या उसके क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर रहेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि कार्नोट इंजन, जो कार्नोट इंजन है उसके में उष्मा का जो स्रोत है वो 327 डिग्री है, सिंक का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इंजन की इफिशिएंसी क्या होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि 27 डिग्री है, और जो सोर्स है वो है आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इफिशिएंसी है उस कार्नो इंजन की इफिशिएंसी क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2। तो राइट आंसर है इसकी जो दक्षता होगी, इफिशिएंसी होगी, वो होगी 1/2। क्या होगी दोस्तों, 1/2। तो करेक्ट आंसर है आपका 1/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो क्योंकि बेसिकली जब लड़की कोई भी झूले में झूल रही है तो उसका जो आवर्तकाल है वो किस तरीके से परिवर्तित होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पे हमें पूछा हुआ है। तो बेसिकली जैसे ही कोई भी जो झूला है उसमें यदि कोई लड़की झूल रही है और वो खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि किसी भी लड़की का जो है वो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल जो झूलने का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि आवर्तकाल कम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए सोर्स अमिट ए साउंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ 4008, मतलब किसी स्रोत से 40 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित होती है, लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है, 390 हर्ट्ज सुनता है। तो ये किसका कारण है, मतलब यदि जो आवृत्ति है, हर्ट्ज की जो आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित करने की वो तो 400 है, वो क्या है 400 है, परंतु जो प्रेक्षक है इसको 390 हर्ट्ज सुन रहा है, मतलब 10 हर्ट्ज कम सुन रहा है। तो इसका कारण क्या होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि कम सुन रहा है, तो बेसिकली क्या होगा कि वो उस प्रेक्षक है जो उससे क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो तो आवर्ती की जो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो आपको कम सुनाई देगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि प्रेक्षक स्रोत से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, उसको उसको ध्वनि कम सुनाई दे रही है, उसकी आवर्तकाल जो हो रही है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि दो आवेशों को, जो दो आवेश है जिसको मिलाने वाली रेखा के मध्य, दो आवेश पॉजिटिव क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा जाता है। यह है तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि क्यू आवेश। अब ये क्या कह रहा है कि दो आवेश जो कि पॉजिटिव क्यू है को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, उनकी मिड बिंदु पर एक क्यू और आवेश रखा जाता है। क्या रखा जाता है, क्यू आवेश और रखा जाता है। अब ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा। इनका जो तीनों आवेश कब संतुलित अवस्था में होंगे, जब क्यू आवेश क्या होगा, उसकी वैल्यू -q/4 में होगी। तब कितनी होगी, -q/4 में जब उसकी वैल्यू होगी तब वो क्या होगा, आपका संतुलित अवस्था में होगा क्यू आवेश। क्या होगा, क्यू आवेश कब संतुलित अवस्था में होगा, जब उसकी वैल्यू -q/4 होगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग जे बात है। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होगा इसके अंदर, तो कोणीय संवेग जो होगा वो होगा r/p। क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है r/p। तो r बार इंटू p बार, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा r बार इंटू p बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6,
किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ के जो नियम थे वो किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो नियम है बेसिकली आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे कन्वर्जेशन ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे बेसिस है? कंजर्वेशन ऑफ आपका चार्जेज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों पे ये आधारित है। आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पे किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पे किरचॉफ का नियम आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होगी। आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल जो होती है वो होती है रूट पी अपॉन लैम्डा, जहां जो आपका सॉरी रूट पी अपॉन रो, रो किसको डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूट पी अपॉन रो होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स जो भी है वो किसके बराबर होगा ये हमें पूछा गया हुआ है। जहां आपका जो Q है पृष्ठ S द्वारा परिवर्तित कुल आवेश है और E0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका Q अपॉन E0। क्या होगा? Q अपॉन E0 इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी जो गाउस के नियम के अनुसार यदि बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन E के बराबर, E0 के बराबर। किसके बराबर होता है? Q अपॉन E0 के बराबर वो होता है। 9th क्वेश्चन है, किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा, उसका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा? सोर्ड स्पेस का। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है जो होगा आपका 7/5 mr²। क्या होगा? 7/5 mr²। जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 7/5 mr² इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती है? एनर्जी इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे। इनमें से किसकी द्वारा तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती है? वो होती है अप्रगामी तरंगे। कौन सी होती है दोस्तों? अप्रगामी तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेशनरी वेव। अप्रगामी तरंगे होती है जो कि क्या नहीं करती है? आपकी प्रोपेगेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, दो समान परिमाण के आवेश को r दूरी पर रखे और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं और यदि आवेशों को आधा कर और दूरी को दुगना कर दिया जाता है तो आवेशों के मध्य नया बल होगा आपका। ये कह रहा है कि दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर रखे, तो उनके दोनों की डिस्टेंस कितनी है? r पर, और वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? F बल लगा रहे हैं, वो दूसरे पर F बल लगा रहे हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगना कर दिया जाए तो आवेशों की जो वैल्यू है उनको आधा कर दिया जाए और दूरी को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? तो इसका जो नया बल होगा वो होगा F/16। क्या होगा? F/16 इसका नया बल होगा। F/16 द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? F/16 नया बल होगा आपका, जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F/16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है आपकी। दो सरल आवर्त गति जो है वो y1 इज इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/3 और y2 इज इक्वल टू 0.1 cos पाई टी कण के 1 वेग के कालांतर कण के 2 के वेग के सापेक्ष है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दो गतियां हमें दिखाई गई है तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो कण एक के वेग का कालांतर कण दो वेग के सापेक्ष है। मतलब आपको y1 और y2 जो y1 और y2 का जो वेग है वो किसके सापेक्ष होगा? तो वो होगा -π/6। -π/6 होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका -π/6। राइट आंसर क्या होगा? -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? कौन सी में जो है आपकी
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है वो होती है नाभिकीय रिएक्टर में। किसमें होती है? नाभिकीय रिएक्टर में। उसमें हम श्रृंखला को जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसकी क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हम श्रृंखला को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय रिएक्टर। क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रोम प्रसार के लिए। रुद्रोम प्रसार के लिए एक संबंध पी टी संबंध दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि रुद्रोम के लिए जो करेक्ट आंसर होगा इसका, एक सेकेंड, वो होगा p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टू की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होगा? p माइनस 1 गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू स्थिरांक। ये इसका राइट आंसर होगा आपका। तो ये जो p और t के अंदर जो संबंध दिया जाता है रुद्रोष्म प्रसार के लिए, वो होता है p माइनस 1 टी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल एनर्जी ऑफ ऑन एन ऑक्सीलेटर विल बी। तो किसी भी दोलक की जो कुल ऊर्जा होगी वह क्या होगी? तो दोलक की जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 m ओमेगा 0 की पावर का स्क्वायर और a का स्क्वायर। क्या होगा? 1/2 m ओमेगा की पावर, ओमेगा 0 की पावर और a की पावर। ये आपका इसका आंसर होगा 50 क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो बोर के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वह होता है आपका 3h/2π। क्या होता है? 3h/2π। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंजर क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है। तो बंजर क्षेत्र में ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जो जेनो डायोड है वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो बेसिकली नियत वोल्टाज स्रोत की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? नियत वोल्टाज स्रोत की तरह वर्क करता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नियत वोल्टाज स्रोत। क्या होगा? नियत वोल्टाज स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दर A और B इस प्रकार है कि B से A का फर्स्ट तनाव आधा व घनत्व दुगुना है। यदि दर A कोशिका नली में 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है तो समान कोशिका नली में दर B कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा? अब यहाँ पे दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर तक एक दोनों दो दर है A और B, दो लिक्विड है A एंड B एंड सच दैट कि B से A का फर्स्ट तनाव सरफेस टेंशन जो है B का B से A का फर्स्ट तनाव B से जो A का जो सरफेस टेंशन है वो आधा है और घनत्व दुगना है B से A का। यदि A के अंदर जो कोशिका नली उसमें 2.0 तक चढ़ता है, यदि लिक्विड A के अंदर कोशिका नली के अंदर 2.0 सेंटीमीटर तक चढ़ता है तो समान कोशिका नली के अंदर जो लिक्विड B है वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? वह चढ़ेगा 0.08 मीटर। कितना चढ़ेगा? 0.08 मीटर। कितना चढ़ेगा दोस्तों? 0.08 मीटर वो चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इसका जो अज्ञात प्रतिरोध होगा वो होगा x इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। x इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R इसका क्या होगा? अज्ञात प्रतिरोध होगा। क्या होगा? अज्ञात प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग के दी स्लेट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रीज चौड़ाई का मान न्यूनतम होता है? तो बेसिकली जो मिनिमम रेंज जो होती है, मिनिमम विड्थ होती है वो होती है आपकी बैंगनी। क्या होती है? जिसको हम वोलाइट बोलते हैं, RGBY के आप अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका जो सबसे जो न्यूनतम मान होता है फ्रीज की जो चौड़ाई होती है वो न्यूनतम होती है बैंगनी। क्या होती है? बैंगनी कलर के लिए, वोलाइट कलर के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोलाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21।
एक वोल्टेज सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओमेगा प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 1 वोल्ट के सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर आता है और 10 वोल्ट जोड़ने पर ये 50 सेंटीमीटर पर आ जाता है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो बेसिकली जो इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो सेल का होगा 1 ओमेगा। क्या होगा? 1 ओमेगा होगा। कितना होगा? 1 ओमेगा। नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, वह है 13.6 ईवी। 13.6 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूनतम आपकी हाइड्रोजन को मुक्त कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होगी, मिनिमम एनर्जी जो होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए होगी 13.6 ईवी। कितनी होगी? 13.6 ईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the relation between the binding energy and the mass defect m is given by, जो नाभिकीय बंधन Ev और द्रव्यमान क्षति m के बीच में संबंध होता है, तो ये होता है आपका Ev is equals to mc स्क्वायर। Ev is equals to mc स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Ev is equals to mc स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। एक दिष्टकारी का उपयोग है, बेसिकली रेक्टिफायर का जो यूज है वो क्या होता है? रेक्टिफायर आपका क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करो। तो किरचॉफ का नियम हम यूज करेंगे तो अज्ञात प्रतिरोध आर का जो मान है वो हमें कैलकुलेट करना है। जब 4 ओमेगा के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और अज्ञात प्रतिरोध आर है, 4 ओमेगा में कोई धारा, कोई यहाँ पे वोल्टेज, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और आपको इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस आर की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 2 ओमेगा। कितनी होगी? 2 ओमेगा इसकी वैल्यू होगी। जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक, मतलब जो न्यूक्लियर आपका संलयन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि दो हल्के नाभिक मिलकर आपस में एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अन्य पदार्थ बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दो अन्य नाभिक, हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्वित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। तो दुर्वित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण जो होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? 90 डिग्री होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिक की त्रिज्या जो होती है कि समानुपाती होती है। नाभिक की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। a की पावर क्या होती है? 1/3। a की पावर होती है 1/3। नाभिक की त्रिज्या की जो समानुपाती होती है वो होती है a की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? तो हाइड्रोजन बम की जो लाइमन श्रेणी है वो पेराबैंगनी क्षेत्र में होती है। किस में होती है? पेराबैंगनी क्षेत्र में होती है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा पेराबैंगनी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक व्यक्ति को एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है उसे दिखाई देगा। एक व्यक्ति एक लेंस को क्या करता है? साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है तो उसे जो दिखाई देता है वो सीधा आभासी अवर्धित प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? सीधा और आभासी होगा और अवर्धित प्रतिबिंब होगा, मतलब अपराइट वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज वो उसको दिखाई देगी। चाय की अनंत कलिकाओं को कहते हैं द टर्मिनल बर्ड्स ऑफ टी प्लांट आर कॉल्ड सुनहरी टिप्स। क्या कहते हैं? सुनहरी टिप्स कहते हैं। चाय की अंतस्थ कलिकाओं को सुनहरी टिप्स कहते हैं। चाय की अंतस्थ कलिकाओं को क्या कहते हैं? सुनहरी टिप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताप विद्युत संयंत्र एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणीय पदार्थों को हटा सकता है, वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिस्पेटर, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। कि स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र से ताप विद्युत संयंत्र एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। खाने योग्य जड़ें पाई जाती है। खाने योग्य जो मतलब ऐसा कौन सा जिसको हम खाने उसकी जड़ों को खाते हैं, तो आलू में जड़ें को नहीं खाते हैं, अदरक में नहीं खाते हैं, चावल में नहीं खाते, चावल में जड़ें नहीं होती है। शकरकंद जो बेसिकली होती है वो जड़ें ही होती है, आपकी रूट्स होती है, किसी भी उसकी एडिबल जो रूट्स होती है वो शकरकंद में होती है। स्वीट पोटैटो जिसे हम बोलते हैं, तो शकरकंद में स्वीट रूट्स होती है जिसको हम खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम रोग उत्पन्न करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गॉल रोग को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? क्राउन गॉल रोग को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित श्रवण चावल निम्न में से परिपूर्ण होता है। तो ट्रांसजीन जो विधि है उसके द्वारा जो विकसित जो चावल है वो कौन सी के अंदर परिपूर्ण क्या होता है, क्या उसके अंदर सबसे ज्यादा रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन ए से, वो बहुत ही हाई क्वालिटी रहती है उसके अंदर। तो विटामिन ए की उच्च मात्रा से वो लेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए की उच्च मात्रा से। विटामिन ए की उच्च मात्रा से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। जठोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो जो आपकी द वेल्स ऑफ स्क्लेनिमा सेल्स इज मेड अप ऑफ लिग्निन, लिग्निन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? लिग्निन से बनी हुई होती है। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? ब्लैक पेपर को इज नोन द किंग ऑफ स्पाइसेस। किंग ऑफ स्पाइसेस नोन ब्लैक पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाजरे का वानस्पतिक नाम है। तो बाजरे का जो वानस्पतिक नाम है वो है पेनिसिटम टाइफेडिस। पेनिसिटम टाइफेडिस बाजरे का वानस्पतिक नाम है। क्राई डबल सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एबी ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो कि क्या नियंत्रित करते हैं? कपास के गोलक सलभ कर्मी और मक्का छेदक को। किसको नियंत्रित करते हैं? कपास के गोलक सलभ कर्मी को और मक्का छेदक को वो क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र को, उस चक्र को हम क्या कहते हैं? शांत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत अवस्था कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शांत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसरप्रीन औषधि प्राप्त होती है। तो रेसरप्रीन जो औषधि है वो राउफोलिया सरपेंटिना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? राउफोलिया सरपेंटिना से वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है आपका लहसुन व प्याज के निम्न पादपों भागों में कौन खाने योग्य होते हैं? तो लहसुन और प्याज की जो मांसल सल्क पत्तियां होती है वो खाने योग्य होती है। क्या खाने योग्य होती है? मांसल सल्क पत्तियां। पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है उसको कहते हैं प्रांकुर चोल। उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर चोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर चोल कहते हैं। तो पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है उसको प्रांकुर चूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं। गोबर पर जो पाई जाती जो कवर है डंग फंगी इज कॉल्ड कोप्रोफाइल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोप्रोफाइल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोप्रोफाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल ए है। क्या है? क्लोरोफिल ए। क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल ए है वो। रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है तो वो है सार्कोमीपियर। सार्कोमीयर है सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई।
जिसे हम बोलते हैं आपका सार्कोमीपियर। तो सार्कोमीपियर सबसे छोटी इकाई है आपकी। डार्विन फिनेंच अपने शरीर की किस रचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो डार्विन फिनचेन जो है अपनी चोंच के लिए विभिन्न प्रसिद्ध है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डार्विन फिनचेन अपने शरीर की चोंच की रचनाओं की विभिन्नताओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनी होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो लिम्फोसाइट से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? लिम्फोसाइट से बनी हुई होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनी होती है? लिम्फोसाइट से मिलकर बनी हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है एमआरएनए। कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए, जेनेटिक कोड को रीडिंग करने के लिए कौन सा आरएनए रेस्पॉन्सिबल है? वो है एमआरएनए। कौन सा है? एमआरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑर्थोपेडा आंत्रगुइये। तो ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑर्थोपेडा आंत्रगुइये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। एक सेकेंड। Which हार्मोन इज सिंक्रोनाइज? कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित तथा निष्कासित होता है? वह है एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एंड्रोजन। कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वह क्या काम में आता है? वो बेसिकली आपके काम में आता है जो लेडिंग कोशिका द्वारा वो क्या होता है? संश्लेषित होता है और निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिकाय एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? तो ये जो कटिकाय एवं नाल युक्त प्राणी है वो पोरीफेरा में रखे गए हुए हैं। किसमें रखे हुए हैं? पोरीफेरा के अंदर। किसमें रखे हुए हैं? पोरीफेरा इसका जो राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका किस कशेरुका वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? तो आपकी जो प्रीन ग्रंथियां है वो एवीज में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? एवीज में उपस्थित होती है। तो राइट आंसर है एवीज। राइट आंसर क्या होगा? एवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो मानव शरीर के यकृत के अंदर, लिवर के अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया कहाँ, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑफ यूरिया का? तो वो होगा यकृत, जिसको हम लिवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमाशय की जठर ग्रंथियां स्त्रावित करती है। अमाशय की जो जठर ग्रंथियां है वो स्त्रावित करती है आपका श्लेष्मा, HCl और पेनिसोजन, पेप्सिनोजन वो स्त्रावित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन। क्या होगा? पेप्सिनोजन, श्लेष्मा और HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलार का किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलार का जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से वह होता है। टाइफाइड जो जवार है कि किस परीक्षण से की जाती है? मतलब टाइफाइड की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड की जो पुष्टि की जाती है वो विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? विडाल परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? विडाल परीक्षण के द्वारा ये किया जाता है कि टाइफाइड को विडाल टेस्टिंग के थ्रू में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे स्तंभ 1 के अंदर दे रखा है कि कौन कौन से किसके वजह से कौन सा जो रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लिस्मीनिया होता है आपका काला आजार से, और वेचुलर बेनिफिट होता है फाइरेलिया से, और जो टिप्रोनोसोमिस होता है वो होता है आपका निद्रालु रोग से, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कि जो फर्स्ट होता है वो थर्ड से, बी फिफ्थ से, सी फोर्थ से और डी 1 से। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? तो मानव कर्ण में जो संरचना होती है वो कोटि का अंक की संरचना होती है। कोटि का अंक होता है। किसकी होता है? कोटि का अंक होता है, अंग होता है, सॉरी। निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है कि अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर से देखा जाए। बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखते हैं तो सबसे पहले कॉर्निया होता है, फिर आइरस होता है, फिर लेंस होता है, फिर काचकदर्भ होता है और फिर कक्ष होता है। तो मतलब आपको जो देखना है, मानव नेत्र को बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले कॉर्निया आएगा, फिर आइरस होगा, फिर उसके बाद में उसमें लेंस होता है, लेंस के बाद में उसमें वेक्टोरियस चेम्बर्स होता है। ये इसमें राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2 प्लस I2। H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HI की पावर HI स्क्वायर अपॉन में H2 इंटू I2। H2 इंटू I2 ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता है? वो होता है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता है। तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म इसका राइट आंसर होगा। आप बाउ नियमानुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए क्या होगा? n प्लस एल का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। n प्लस एल का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, जिस कक्ष में ये क्या करेगा? प्रवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। एक विशेष धातु सरल घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय के केंद्रित संरचना देती है। इस संक्रमण में धातु का घनत्व है। इस संक्रमण में जो धातु का जो घनत्व है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन दी हुई है। इस रिएक्शन जो दी हुई है वो आपको दी हुई है कि जो H2 गैस और B2 गैस आपस में मिलकर 2AB2 बनाते हैं प्लस हीट B उससे उत्सर्जित होती है, तो समय अवस्था बाएं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। कब होगी? जब ये दाब घटेगा और ताप बढ़ेगा। क्या होगा? दाब घटेगा और ताप बढ़ने पर ये क्या होगी? बाएं तरफ से स्थानांतरित हो जाती है। नाउ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण है, क्योंकि जब बाएं से दाएं हम जाते हैं आवर्त सारणी के अंदर तो नाभिकीय आकर्षण बल में क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। जब नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु का जो आकार है वो क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। तो कब घटेगा? जब नाभिकीय आकर्षण बल में क्या हो? अधिकता हो, मतलब नाभिक का जो फोर्स है, आकर्षण बल है, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आपका परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, घटने लग जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है? तो सर्वाधिक श्यानता जो है वो है ग्लाइकोल की। सर्वाधिक श्यानता किसकी है? ग्लाइकोल की। सर्वाधिक श्यानता जो है वह है ग्लाइकोल की। सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार है। सबसे प्रबल जो संयुग्मी क्षार है वो है CH3COO माइनस। क्या है? CH3COO माइनस सबसे संयुग्मी क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होगा, तो इसका ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 11 तो इसका ऑक्साइड होगा क्षारीय प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन B2H6। B2H6 में क्या होते हैं? B2H6 में बेसिकली बोरान परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इन B2H6 में जो बोरान परमाणु है वो हाइड्रोजन सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा कि जो आपके बोरान परमाणु है वो हाइड्रोजन सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बफर है? इनमें से कौन सा बफर है? तो इनमें से जो बफर है वो है NH4OH और NH4Cl। क्या है? NH4OH और NH4Cl इनमें से क्या है? बफर है। क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम है। क्षारीय धातुओं में जो आयनन एंथैल्पी का जो घटता हुआ क्रम है वो सबसे ज्यादा है लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबेनियम का। तो इस तरीके से घटता हुआ क्रम होगा ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की दोष में आंतरिक राशि स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? तो फ्रेंकल दोष के अंदर आंतरिक राशि स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। किसमें होती है? फ्रेंकल दोष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? एल्काइन किसमें होगा? तो एल्काइन होता है बेसिकली जिसमें आपका C4H6 है, वो किसको दर्शा रहा है? एल्काइन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एल्काइन को। तो C4H6 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कोहल तृतीय प्रकृति का है? तो इनमें से जो एल्कोहल है R बॉन्ड RCCOH तृतीय प्रकृति का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका R सिंगल बॉन्ड मतलब R3COH आप इसको लिख सकते हो। इसका जो सिंपल बॉन्ड होगा वो R3COH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ग 14 के तत्वों में से चतुर्संयोजी स्पेनीज की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है। इसका जो बढ़ता हुआ क्रम है वो होगा GeSN और Pb, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 77 नंबर की। AgL की विलेयता और NaL की विलयन में शुद्ध जल से कम है, क्योंकि क्या होता है? सम आयन प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है? सम आयन प्रभाव होता है। इस वजह से AgL की विलेयता NaL विलयन में शुद्ध जल से कम होती है। सम आयन प्रभाव के कारण ये कम होती है। निम्नलिखित में से किसमें ज्यामितीय समावयता संभव नहीं है? तो ज्यामितीय समावयता संभव नहीं है वो होगी आपकी HC2ClH3, ये होगा इसका राइट आंसर। इसमें से ज्यामितीय समवायता संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंटेन के रचनात्मक समावयवों की संख्या होगी। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डज पेंटेन हैव? तो वो होगी 3। पेंटेन की जो समावयवियों की संख्या है वो कितनी है? 3 है। वो कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब उच्चतम होता है? जो परासरण दाब है वो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका अधिक होता है? वो होता है M/10 BaCl2 का। किसका होता है? M/10 BaCl2 का परासरण दाब होता है M/10 BaCl2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्केन का क्लोरीकरण का उदाहरण है। तो एल्केन का जो क्लोरीकरण का जो उदाहरण है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया का है। किसका है? मुक्त मूलक अभिक्रिया का है। मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। ये से साम्य अवस्था के लिए Kc और Kp के बीच में सही संबंध है। तो Kc और Kp के बीच में जो सही संबंध है वो है Kp = Kc × RT की पावर n। Kp = Kc × RT की पावर n इसकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, गैस समीकरण Pv = nRT का अनुसरण किया जाता है। तो गैस समीकरण Pv = nRT का अनुसरण आपका केवल समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्ण प्रक्रम में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्ण प्रक्रम दोनों में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी और सी, मतलब दोनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इलेक्ट्रॉन द रेजोनेंस इन्वॉल्विंग द ओमेगा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं अतिसंयुग्मन। क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन। इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है अतिसंयुग्मन होता है। क्या होता है? अतिसंयुग्मन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है। हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च और विद्युतीकरण ताप उच्च होता है। जो ऑक्सीजन का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर दोनों ही क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही हाई होते हैं। नाउ नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, फोर्थ कोष में कुल कक्षकों की संख्या होती है। फोर्थ कोष में कुल कक्षक होते हैं 16। कितने होते हैं? 16 कक्षक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन गैस की गर्म और शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, वो होती है 0 से -1 और 0 से +5। कहाँ से कहाँ होती है? 0 से -1 से तथा 0 से +5 के बीच में ये क्या होती है? ऑक्सीकरण की संख्या परिवर्तित होती है आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। यदि A नॉर्मलता व B मोलरता है, A नॉर्मलता और B मोलरता है, तो नॉर्मलता और मोलरता में सही संबंध होगा। तो नॉर्मलता और मोलरता में जो सही संबंध होगा वो होगा A = B × M/E। A = B × M/E। इसको लिख सकते हैं A = Bm/E। क्या होती है? A = Bm/E होगा। निम्नलिखित में से किस स्पीशीज की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह है Na+ की। किसकी है? सोडियम प्लस की। किसकी है? सोडियम प्लस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्काइन को एल्किन में परिवर्तित करने के लिए काम आने वाला अभिकर्मक है। तो एल्काइन को एल्किन में परिवर्तित करने के लिए जो काम आने वाला अभिकर्मक है वो है Pd/H। क्या है? Pd/H। राइट आंसर है Pd/H। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन की रिक्वायर रहती है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए आपको किसकी रिक्वायर रहेगी? आयोडीन की। मर्द अंगों का संरक्षण सामान्यतः फॉर्मेलिन में किया जाता है। किस फॉर्मेलिन में मर्द अंगों का संरक्षण किया जाता है? तो जलीय फॉर्मेल्डिहाइड। किसमें किया जाता है? जलीय फॉर्मेल्डिहाइड में ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्याज का कंद एक रूपांतरित होता है, प्याज का जो कंद है वो बेसिकली क्या होता है? रूट होता है, उसका तना होता है। क्या होता है? रूट होता है, तना होता है। तो ये किसका रूपांतरित है? तने का रूपांतरित है। किसका रूपांतरित है? तने का रूपांतरित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्ग तृष्णा बनने का कारण है। तो मिरेज इज फॉर्मेड ड्यू टू आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मर्ग तृष्णा बनती है। तो इसका रीजन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट 95 है, दंत मंजन को सफेद बनाने वाला रासायनिक का नाम है। दंत मंजन को सफेद बनाने वाला रासायनिक का नाम है TOI2। क्या है? TOI2। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? TOI2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तो ग्रीन हाउस के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस जो मानी जाती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO सबसे उत्तरदायी प्रभाव के लिए मानी जाती है। राजस्थान स्थित केला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन आवास क्षेत्र है? पक्षी, बाघ, मगरमच्छ या एंटीलोप? तो बेसिकली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों के लिए ही शीतकालीन आवास का क्षेत्र है। तो इसका ये जो राइट आंसर होगा वो होगा पक्षी। बर्ड्स के लिए ये क्या है? एक तरीके से विंटर में जो ग्राउंड है वो शीतकालीन आवास क्षेत्र है आपके बर्ड्स के लिए। पक्षियों के लिए इसका बेसिकली यूज आके यहाँ पे वो रहते हैं शीतकालीन विंटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के नाम से जाता है? यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है आपका O। क्या होता है? O जिसका ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो AB होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है? ग्राही। यूनिवर्सल ग्राही होता है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O होता है। किसका? जिसका ब्लड ग्रुप O होगा वो सभी को ब्लड दे सकता है अपना। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की जो इकाई है वो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एम्पियर है। विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है? एम्पियर है। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है वो है बीटा तरंगे नहीं है। इसके अंदर आपकी रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो बीटा तरंगे बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो ये आज के पेपर का सॉल्यूशन था। ये आज का आंसर की थी आपके आज के पेपर के 100 क्वेश्चन के हमने आपको आंसर बताए हैं। आप अपने जो पेपर कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने आपके लिए लोगों के लिए किया है। तो आज की वीडियो में यही है, हमने जो आज की जो सीरीज थी आपकी सेकंड पेपर की उसको रिजॉल्व किया है। इसी के साथ साथ और नए वीडियोस के लिए और नए इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।